हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। और बजाज फिनसर्व में यहाँ मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको एक नॉलेज के रूप में हमें समझना है। हमें इस बात को समझना है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फाइंड आउट करें। इस वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इस वीडियो के बेस पर कुछ भी बाय करो या सेल करो। मेरा पर्पस सिर्फ आपको सिखाना है। मेरा पर्पस आपको किसी भी तरह की टिप्स देना या राय देना नहीं है। यहाँ पर हमें सारी ही चीज़ों को, बिजनेस को भी समझना चाहिए, हमें फाइनेंशियल्स को भी समझना चाहिए और हमें टेक्निकल्स को भी समझना चाहिए, जिससे एक अच्छे बिजनेस की, एक अच्छी कंपनी को सही टाइम पर हम परचेज कर सकें। उसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स सारी ही कंपनीज में अलग अलग हैं। वो कभी भी कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस भी अलग हो सकता है, कंपनी का साइज भी अलग हो सकता है, और उसकी पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है। मींस वो टॉप मार्केट लीडिंग कंपनी भी हो सकती है, वो सेकंड थर्ड रैंक पर भी हो सकती है। एंड टेक्निकल्स भी यहाँ पर वो इंडिकेटर भी हो सकता है, एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न भी हो सकता है, वो अंडर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ कि बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, वो वैसे भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी ही चीजों को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हुए जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बिजनेस की एक बार बात करते हैं। तो बिजनेस को समझने के लिए हम एक बार इनके जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, हम उसको ओपन कर लेते हैं। उसकी शीट में शायद ये सभी चीजें यहाँ पर दिखाएंगे, इसमें नहीं है। तो हम सबसे नीचे जो ये पीपीटी इन्होंने दी होती है एवरी क्वार्टर एंड पर, हम उसको ओपन करते हैं और यहाँ पर एक बार इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में है क्या। ये पूरे बजाज ग्रुप का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, लेकिन समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो लिस्टेड, इसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये लिस्टेड है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, राइट। बजाज फिनसर्व में क्या क्या आता है? जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, इसकी 52.49% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के पास है। यानी कि बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी, यानी कि मालिकाना हक जिसके पास है, वो बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, मालिक कंपनी है। इसके साथ में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस भी इसके पास है, जिसमें 74% हिस्सेदारी है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस भी इसके पास है, जिसमें 74% हिस्सेदारी है। बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी है और बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी है। तो बजाज फाइनेंस का काम हम सबको पता है कि ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 53% हिस्सेदारी हुई। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब चीजें इसमें आती हैं। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये जो दो नई कंपनी हम यहाँ पर देख रहे हैं, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। कि अगर जो बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड है, इसमें यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करना हो, तो ये सिंगल एक प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां जाकर परचेज किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट को, यानी कि इंश्योरेंस भी परचेज किया जा सकता है। जैसे पॉलिसी बाजार है, उस तरह का आप इसको एक प्लेटफॉर्म मान सकते हो। सेम ही यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का है, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड। मेरे हिसाब से ये जैसे प्रैक्टो है, जहां पर डॉक्टर्स को एक जगह कंबाइन किया गया है, उस तरह के प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, वो सर्विसेज हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इस तरह की डिमांड काफी होगी। तो एक चीज मैंने हमेशा से देखी है, जो बजाज फिनसर्व ग्रुप है, जिसमें बजाज फाइनेंस भी है ऑफ कोर्स, ये प्रोएक्टिव है। कोई भी चीज मार्केट में इनको नजर आती है, ये सबसे पहले उसको इनिशिएट कर लेते हैं मार्केट में, क्योंकि इनको काम करना आता है, एक अच्छी ग्रोथ दिखानी आती है, तो उस मार्केट को ये कैप्चर कर लेते हैं। ये चीज इनके साथ है। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी प्रोस्पर कर रहा है, और जो अपकमिंग बिजनेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, वहां पर भी ये लगातार काम कर रहे हैं। तो उसमें मींस इट्स ए ग्रोइंग कंपनी, एग्जिस्टिंग में भी ग्रोथ है और अपकमिंग में भी यहाँ पर प्रोस्पेक्ट इसका अच्छा है। तो बिजनेस अच्छा है, उस बिजनेस में टॉप पर है, ये अच्छी बात है, और अपकमिंग भी प्रोएक्टिव है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस में दो चीजें आती हैं, एक आता है कंपनी की ग्रोथ, और दूसरा आता है कंपनी की स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ। तो जब हम बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ही चले जाते हैं। यहां पर जो अपना रिजर्व 5000 करोड़ का था, वो इंक्रीज होते होते 46,000 करोड़ का हो गया है। कोई भी ईयर ऐसा नहीं गया जब इनका रिजर्व कम हुआ हो, यानी कि कंसिस्टेंटली इन्होंने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग किया है। अब यहां पर
अगर हम पिछले साल की भी बात करने लगे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो 40,000 करोड़ से बढ़कर 46,000 करोड़ का अपना पैसा हो गया है। ये यहाँ पर लगातार ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे, तो जो रेवेन्यू 2,700 करोड़ की थी वो भी 82,000 करोड़ की है। मींस बहुत ही कम कंपनीज ऐसी देखी जाती हैं जो रेवेन्यू को लास्ट 10 ईयर्स में 30 टाइम्स के आसपास जिन्होंने किया हो, एंड नॉट ओनली रेवेन्यू, यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी 7-8 टाइम्स किया हो। तो सारी ही चीजें अमेजिंगली गुड हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे अभी, तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से चेक करें तो भी, अगर लास्ट क्वार्टर से चेक करें तो भी, तो दोनों चीजें यहां पर अच्छी हैं। और जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ईयर ऑन ईयर भी हाईएस्ट एवर है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हाईएस्ट एवर है। ईयर ऑन ईयर कहते हैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहते हैं लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर को, करंट क्वार्टर को कंपेयर करना। तो हर तरीके से ये चीजें अच्छी हैं। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, 35 का पीई है। 35 का जब हम वैल्यूएशन को चेक करें तो एक चीज चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं ये हाईएस्ट एवर पीई पर तो नहीं है, तो वो चीज थोड़ी सी गलत होती है। हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पीई रेशियो पर हम यहां जाकर चेक कर सकते हैं कि 5 इयर्स में अभी क्या सिचुएशन है। तो 5 इयर्स का जो मीडियन था दैट वाज 39, और अभी पीई रेशियो कितना है, 35, यानी कि मीडियन से कम पर है। एवरेज से, इसको एवरेज आप मानकर चल सकते हो, एवरेज से कम पर है। हाईएस्ट एवर कहां तक गया था, 68 67 तक गया था, लेकिन हाईएस्ट एवर को देखना सही बात नहीं है, मीडियन को देखना अच्छी बात है। मीडियन से सस्ता है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा सा लोअर साइड पर ही है। पीई को चेक करने का, क्योंकि अलग अलग कंपनीज का अलग अलग है, अलग बिजनेस है, अलग सेक्टर है, इंडस्ट्री है, अलग कंपनी का एक स्टेटस है, उसकी पोजीशन है, उसकी स्ट्रेंथ है। तो पीई को कभी भी बाकी सारी कंपनीज से नॉर्मली कंपेयर नहीं कर सकते, वो हम रिलेटिव सेंस में ही कंपेयर कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व जैसी दूसरी कंपनीज नहीं है, तो इसको रिलेटिव सेंस में हम यहीं पर कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसको दूसरे किसी से कंपेयर करना है तो हम इसको आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस से कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ से कर सकते हैं, लेकिन सीधा उनसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस सिर्फ जनरल इंश्योरेंस है, जबकि इसमें जनरल इंश्योरेंस भी है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, और साथ में इसमें कंज्यूमर फाइनेंस भी है। तो ये मिक्स है, तीन चीजों का मिक्स है। अब यहां पर ये सारी चीजें हमने अच्छी देख ली। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में यहां पर मैंने एक आपको स्ट्रेटजी सिखाई थी, जिस स्ट्रेटजी को आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको ये मिल भी जाएगी, विवेक सिंघल आगे ये भी बना हुआ है। सो रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 मंथ पहले ही डाला था इस स्ट्रेटजी को, आप इसको जाकर चेक करना, अच्छे से समझना। उसी के बेस पर यहां पर एक टेक्निकल सेटअप पूरा बनता हुआ नजर आता है। अगर हम इसको यहां पर देखने लगे कि ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप है, मैंने उसमें बताया था कि जो रेंज बनती है वो मिनिमम 20% की होनी चाहिए। यहां पर ये 26% की रेंज है, और ये भी बताया था कि यहां पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 टाइम्स यहां पर सेम तरीके से इस रेंज में नीचे जाकर ऊपर आना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा हुआ, ये रेंज बनी, फिर दोबारा से इसी रेंज में आया, ये रेंज हमारी बनी, और फिर से हमने सेम थर्ड अटेम्प्ट देखा। तो 3 बार इस लेवल को, नीचे वाले लेवल को टच करके ऊपर वाले लेवल को ये टच कर चुका है, यानी कि 1380 पर आकर 1744 ये 3 बार जा चुका है। सेम ही चीज हमें फिर से होती हुई नजर आती है कि अभी भी ये ऊपर के लेवल तक यहां पर जाएगा। करंट प्राइस से लेकर अगर ऊपर के लेवल का हम टेक्निकल देखने लगे कि कितना गैप है, सो दिस इज 21.56%, यानी कि करंट प्राइस से 21.56% जाने का चांस है। अब एक चीज और मैं बताता हूं कि जब नीचे की लाइन से ऊपर चलना शुरू हो तो उसके बाद इसमें ज्यादा टाइम कभी नहीं लगता। जैसे हमने यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट देखने लगे कि जब दोबारा से चलना शुरू हुआ, मैक्सिमम भी अगर हम लेने लगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये 26% गया 55 डेज में। दूसरी बार इसने टच करने के बाद में टाइम लगाया, कुछ भी टाइम नहीं लगा, विद इन 1 मंथ 26% गया। उसके बाद में नीचे आते ही टच किया, हमने यहीं पर अगर ले लिया हो तो उसके बाद भी इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स लगे 26% में। अभी यहां पर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 4 मंथ्स ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो 6 मंथ्स भी अगर कुल मिलाकर मानने लगे, और इस हिसाब से करंट टाइम से भी अगर हम टाइम लेने लगे, तो मुश्किल से 1.5 मंथ में ये 21% यहां पर अचीव हो जाना चाहिए। एक और जो पॉइंट उसमें बताया गया था कि ड्यूरिंग दिस रेंज हमारे फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने चाहिए। तो जब से ये रेंज बननी शुरू हुई तब से लेकर अब तक क्या हमारे फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए, इस बात को चेक कर लेते हैं। हमारा जब ये फाइनेंशियल्स स्टार्ट हुआ दैट वाज जुलाई 21,
ऑलमोस्ट मार्च 21 के तब रिजल्ट्स हमारे पास रहे होंगे। मार्च 21 के रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी तब कितनी थी? 7,367 करोड़। अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 12,000 करोड़। तो ये मीन्स कोई पॉइंट ही नहीं है कि यहां पर इंप्रूव हुए या नहीं हुए। यहां पर ऑलमोस्ट 70% के आसपास नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ और जो रेवेन्यू है वो भी 60,000 करोड़ से बढ़कर 82,000 करोड़ हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के चलते हमारे यहाँ पर हमने बिजनेस भी चेक किया, हमने बैलेंस शीट भी चेक की, बैलेंस शीट में हमने ग्रोथ भी चेक की, यहाँ पर वैल्यूएशन भी चेक किया, रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स, रिसेंट ईयर के रिजल्ट्स वो सारे चेक किए। उसके बाद में हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बेस पर टेक्निकल चेक किया, वहां पर स्ट्रेटजी बनती हुई नजर आई। साथ में जो ये स्ट्रेटजी है यहाँ पर एक पॉइंट और आप चेक कर सकते हो, आपको बनता हुआ नजर आएगा। वो पॉइंट क्या है कि यहां पर एक ये कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आता है और ये हमारा इस तरीके से कप है और ये पूरा यहां पर हैंडल है। तो ये भी एक यहां पर डबल डबल हमारा टेक्निकल स्ट्रेटजी अप्लाई होती हुई नजर आती है। अगर हम इसकी एक बार रेंज लेने लगे और इस चीज को हम चेक करने लगे यहां से यस हम इसको वापस से पिक करेंगे और पिक करके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पर दो टेक्निकल टारगेट नजर आते हैं। एक कप विद हैंडल के बेस पर जो 1651 है और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर 1748 है। सो ये दो टेक्निकल टारगेट्स हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर टेक्निकल टारगेट्स की बात कर रहा हूं मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपका पैसा है, आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड है। मेरा काम आपको सिखाना है क्योंकि मैंने एक चीज को समझा है, अच्छी बुक्स मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छे टीचर्स मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं एक नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक फर्ज है कि अगर अपने को कोई चीज समझ में आई है, सीखी है, तो वो आप सब तक पहुंचाया जाए। जो लोग सीखने के इच्छुक हैं कम से कम वो तो इस बात को सीख पाएंगे। यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम है दोस्तों के साथ शेयर करना, खुद सब्सक्राइब करना, उनको सब्सक्राइब कराना और वीडियो को देखते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।